मुझे बातें करना बहुत पसंद था। मैं बचपन में भी अपने घर में सबसे वो बातूनी बोलते हैं ना, मैं सबसे ज़्यादा थी। लड़ाई करना बहुत पसंद था, अपनी बातों को सामने रखना बहुत पसंद था। कोई भी चीज़ जो मुझे बोली जाती थी ऐसे करो तो मेरा पहला क्यों ऐसे करो? उन्हें कभी कोई परेशानी होती है, कभी कोई दिक्कत होती है तो मैं गिव अप करने वाले में से नहीं हूँ। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ काम आऊँ, मदद करूँ। ज़रूरी नहीं कि महिला आज के दिन में जिस तरीके से आपको अवेयर हो गई हैं, जितना उन्हें पता है, ज़रूरी नहीं कि हमें उन्हें एक ही नज़र से देखना चाहिए कि वो पीड़ित हैं। मेरा ये मानना है कि आज हम लोग जितने इस प्रोफ़ेशन में आ गए हैं और हम लोग इस प्रोफ़ेशन में परफ़ॉर्म करते हैं एज़ फीमेल्स, हम लोग सब केसेस को एक तरीके से देखते हैं। टाइम लिए हुए, बिना कुछ किए हुए, जो मेरे से थोड़ा हो सके उसका बहस ज़रूर कर देना। हार-जीत के बारे में हम लोग सोचते नहीं हैं, वो जज का काम है, फैसला देना जज का काम है। शारदीय नवरात्रि का अवसर चल रहा है। ऐसे में हमने एक सेगमेंट लेकर आना उचित समझा कि समाज की कुछ ऐसी महिलाओं से बात किया जाए जो काफी जमीनी स्तर से आज एक अच्छे खासे मुकाम पर पहुंची है। अपनी दमदार परसोना और बुलंद आवाजों के दम पर अदालत के कटघरे में खड़े मुजरिमों की पांव कपा देने वाली एडवोकेट अपराजिता भारद्वाज हमारे साथ हैं और इस खास मौके पर सीधे उनसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता। क्या कहना चाहेंगी, कैसा रहा आपका सफर? एज़ एन एडवोकेट सफ़र लंबा रहा है। आज मुझे 12 साल हो गए हैं इस प्रोफ़ेशन में प्रैक्टिस करते हुए। कुछ कभी-कभी कठिनाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन अद इन जनरल जो है ये सफ़र, जो जिस प्रोफ़ेशन में हम लोग हैं, जितनी ज़िम्मेदारियाँ हम पर आती हैं एज़ एन एडवोकेट, आप ये नहीं कह सकते कि सफ़र बहुत आसान रहा है। बहुत लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी रहती हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस आपके साथ रहते हैं। तो बट कट गए ये 12 साल, उन उम्मीदों पे खरे उतरते, अपना काम करते, कोर्ट में परफ़ॉर्म करते, कभी हार, कभी जीत, सबका सामना करते-करते ये सफ़र कट गया। हमेशा से एक लड़की ना शुरुआत दौर से ना कुछ सपने संजोती है। लड़कियां जब 18-20 साल की होती है, टीन एज क्रॉस करती हैं तो सपने देखने लगती हैं, मुझे ये बनना, मुझे। आपने हमेशा सोचा था कि एडवोकेट ही बनना है? हमेशा। मुझे बातें करना बहुत पसंद था। मैं बचपन में भी अपने घर में सबसे वो बातूनी बोलते हैं ना, मैं सबसे ज़्यादा थी। लड़ाई करना बहुत पसंद था, अपनी बातों को सामने रखना बहुत पसंद था। कोई भी चीज़ जो मुझे बोली जाती थी ऐसे करो तो मेरा पहला क्यों ऐसे करूँ, ऐसे क्यों ना करूँ? तो कहीं न कहीं मेरे घरवालों को भी लगा था कि ये वकील ही बनेगी जिस तरीके से ये करती है। तो और उसके बाद जब मैं धीरे-धीरे बड़ी हुई तो फिर मुझे इस प्रोफ़ेशन के बारे में पता चला कि इस प्रोफेशन में कितना मौका मिल सकता है किसी को किसी की लाइफ में एक एक इम्पैक्ट लाने का। तो मैंने कहीं न कहीं बहुत ही कम उम्र में ये डिसाइड ज़रूर कर लिया था कि मैं इसी फ़ील्ड में जाऊँगी, और उसी हिसाब से मैंने अपनी 12th में भी आर्ट्स लिया था। आर्ट्स पढ़ के फिर मैंने सीधा ना कुछ और सोचे हुए सीधा लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। लॉ में एडमिशन लेने के बाद 5 साल का डिग्री लिया एंड सीधा उसके बाद भी बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा वापस आई अपने घर झारखंड, अपने स्टेट, और यहाँ आके मैंने हाई कोर्ट जॉइन किया। अपराजिता व्यक्तिगत जीवन में कैसी? एडवोकेट दमदार हैं, हर कोई जानता है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कैसी हैं? एक बेटी के रूप में, माँ के रूप में कैसी हैं? जैसा मैंने बताया व्यक्तिगत रूप में मैं हमेशा से एक एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते मैंने हमेशा से ये किया गया एज एज अ बेटी भी आप बोलेंगे, अगर मेरे पेरेंट्स होते हैं, उन्हें कभी कोई परेशानी होती है, कभी कोई दिक्कत होती है तो मैं गिव अप करने वाले में से नहीं हूँ। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ काम आऊँ, मदद करूँ। अगर कोई परेशान है तो उसके लिए किस तरीके से मैं उसे मदद कर सकूँ, ये हमेशा मेरे बैक ऑफ द माइंड में रहता है, चाहे वो मेरे दोस्त क्यों ना हो। तो एक तरीके से हमेशा मुझे लगता है कि अगर आप किसी के लिए कुछ काम आ सकते हैं तो क्यों ना आए। तो वैसे ही मेरी जीवन रही हुई है। 12 सालों में आपने बहुत सारे केस हैंडल किए होंगे। कोई ऐसा केस जिसने आपके ज़हन में एक छाप छोड़ी हो? महिला का विक्टिम का केस रहा हो या डोमेस्टिक वायलेंस का केस रहा हो, कोई ऐसा केस? देखिए कई केस तो हमने कई सारे देखे हैं, कई सारे केस यहाँ पे आते हैं जिसमें कभी-कभी आप महिला को एक पीड़ित के रूप में देखते हैं, लेकिन मेरा मानना वहाँ थोड़ा अलग है। अब ज़रूरी नहीं कि महिला आज के दिन में जिस तरीके से आपको अवेयर हो गई हैं, जितना उन्हें पता है, ज़रूरी नहीं कि हमें उन्हें एक ही नज़र से देखना चाहिए कि वो पीड़ित हैं। मेरा ये मानना है कि आज हम लोग जितने इस प्रोफ़ेशन में आ गए हैं और हम लोग इस प्रोफ़ेशन में परफ़ॉर्म करते हैं एज़ फीमेल्स, हम लोग सब केसेस को एक तरीके से देखते हैं। बहुत सारे केसेस हमारे लाइफ में आए हैं जिसमें हम देखते हैं कि किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है,
लेकिन जब कोर्ट में उनकी अपील आती है तो कोर्ट उसे अक्विट कर देते हैं, ये कहते हुए कि साक्ष्य के अभाव में उनको अक्विट किया जाए। ऐसे हमने कई केस देखे हैं, जो एक महिला के भी को देखा है इस तरीके से केस फेस करते हुए, और एक पुरुष को भी देखा हुआ है। तो ये कभी-कभी हमें लगता है कि नहीं, जो हमारे साथ जो सोसाइटी में है, कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को चेंज होना चाहिए। जो इतना लंबा-लंबा जो समय बीत जाता है किसी के साथ, तो वो कभी-कभी ज़रूर हमें फ़ील होता है। तो हम लोग कोई एक केस के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन ये एक है, सोसाइटी का पार्ट है कि चली आ रही है इस तरीके से, तो कहीं न कहीं बहुत लोग इम्पैक्टेड होते हैं। लेकिन एज़ अ लॉयर मेरा यही काम होता है कि भई अगर मेरे पे अगर किसी ने ये ज़िम्मेदारी दी है उसके केस को लड़ने के लिए, तो मेरा काम होता है कि बिना उसमें टाइम लिए हुए, बिना कुछ किए हुए, जो मेरे से थोड़ा हो सके उसका बहस ज़रूर कर देना। हार-जीत के बारे में हम लोग सोचते नहीं हैं, वो जज का काम है, फैसला देना जज का काम है। हमारा काम होता है कि उनका जो पक्ष है उसको पूरी अच्छी तरीके से कोर्ट में हम लोग रख दें, और उसके बाद जो उनके साथ न्याय देना चाहे कोर्ट हमेशा दे सकता है। पिछले दिनों 2025 में कुछ ऐसे केस आए थे, चाहे वो ब्लू ड्रम वाला केस रहा हो, मुस्कान का केस रहा हो, लोगों के अंदर भय नहीं रह गया है, कानून का डर नहीं रहा है, या लोग मेंटली इतना ज़्यादा प्रिपेयर हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि फांसी तो होगा नहीं, टुकड़े-टुकड़े करके ड्रम में डाल देना, पति को ले जाकर हनीमून के बहाने कहीं से फेंक देना और एकदम शांत भाव से घर में रहना, कई दिनों के पड़ताल के बाद सच सामने आना, डर क्यों खत्म हो रहा है? क्या कानून वैसा मजबूत नहीं बना है? कहीं कोई कमी? देखिए, नहीं, मैं ये नहीं मानती हूँ कि कानून में कोई कमी है। अब मुझे क्या लगता है ना कि पहले भी ये चीज़ें होती थीं। अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम इतना अच्छा हो गया है कि चीज़ें अब उभर के ऊपर आ रही हैं। इन्वेस्टिगेशन इतनी अच्छी तरीके से आजकल होती है कि चीज़ें अब सामने आ रही हैं। आप अपने मीडिया को देखिए, पहले मीडिया इस तरीके के मामले को उजागर नहीं करती थी। तो बहुत बदलाव आया है हमारे सोसाइटी में, ना केवल मीडिया, ना केवल पुलिस वाले, बट अदरवाइज़ ऑल्सो भी अब लोग भी, सिटीज़न भी, आस-पास के लोग काफ़ी अवेयर हो गए, सतर्क हो गए। कोई भी छोटी-सी चीज़ होती है तो इन्फॉर्म करते हैं। तो मेरा ये मानना नहीं है कि न्याय में, ये कानून में कोई कमी है, लेकिन अब चूंकि एक ओवरऑल बदलाव आया है पूरी सोसाइटी में, और उन सबकी वजह से अब चीजें उभर के आने लगी हैं, दिखने लगी हैं। और कानून का काम ही है कि उसको इन्वेस्टिगेट करके उसको सही मुकाम तक पहुंचाना, जो अब हमारे कानून में ये लोग करने लगे हैं। इतने चेंजेस आए हैं, सारे कुछ होने लगे, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि डर तो होना ही चाहिए। और आप खुद देख रहे हैं कि सारे मामले को सही तरीके से उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता के आने के बाद से क्या लगता है कि किन धाराओं में कुछ नए कानून बने या कुछ नया उसमें रिफर्बिश किया गया है? देखिए, बदलाव हुआ है मोरलेस, जो पुराने हमारे थे उसी हिसाब से उनको थोड़ा सा और एक जो चेंजेस लाया गया है उसको इस तरीके से लाया गया कि जैसे एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। पहले जो इन्वेस्टिगेशन होते थे तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन खत्म होके चार्जशीट जमा होती थी। चार्जशीट के बाद कोर्ट उसका संज्ञान लेता था। संज्ञान लेने के बाद माना जाता था कि आपको इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया है, अब कोर्ट में ट्रायल शुरू होगी। कभी कभी पुलिस ये भी बोलती थी कि आप अगर पूरा और इन्वेस्टिगेशन आगे करना चाहते तो आप करिए, और आगे करके और अक्यूज सामने आते थे। तो पहले क्या होता था कि जो नए अक्यूज आते थे उनको मौका नहीं दिया जाता था कोर्ट के सामने कि संज्ञान लेने के बाद सेम ऑर्डर होता था। अब जो बदलाव आए हैं, एक अक्यूज्ड को भी आप शुरू में ही गिल्टी नहीं मान सकते हैं, उनको भी मौका देता है। हर अक्यूज्ड को, आपको अगर उनके पे आपको अगर ट्रायल चलानी है तो कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। ये छोटे-छोटे कुछ हम एग्जाम्पल की तरह बोले, जो चेंजेस अभी आ गए हैं नए लॉ के हिसाब से। तो अब जो लॉ है ना, ये एक रिफॉर्मेटिव लॉ आया है। ये जो लॉ देख अब जो आया है वो सबको एक समान रखता है, अक्यूज को डे वन से अक्यूज नहीं मानता है। उन लोग को भी एक मौका दिया। मैं उस तरफ से थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जो अक्यूज भी आते हैं, अब कोर्ट चाहता है कि उनको हम मौका दें, उनकी पूरी बात सुन ले, कॉग्निजेंट स्टेज पे ही सुन ले। ये टेक्निकल टर्म है, लेकिन ये चेंजेस आए हैं। तो मेरा मानना है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं अब वो एक रिफॉर्मेटिव वे में आ रहे हैं, ना केवल इसको सोच के कि हम लोग को पनिश ही करना है। जब मैं यहाँ आ रही थी ना, तो मुझसे एक जन ने पूछा था कि ये सवाल ज़रूर पूछिएगा मैडम से कि ये जो अदालतों में एक छोटा-सा केस भी हम लेकर जाएँ, जब तक पुलिस स्टेशन तक है, तब तक थोड़ी-सी लेन-देन, साँठ-गाँठ करके केस को रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही अदालत में जाता है, साल, 2 साल, 5 साल तक जो टान दिया जाता है, इसमें वकीलों का हाथ होता है। इसमें मैं आपको कोई ऑफ़ेंसिव नहीं बोलूँगी, लेकिन ज़रूर इस पे सवाल करना चाहूँगी कि आखिर ये केस इतना टाना क्यों जाता है? क्या वकील चाहते हैं कि इसमें एक लंबा बिल बने या कुछ वैसा? देखिए, ये तो डिपेंड करता है आप किस वकील के पास जाते हैं। हम लोग ऐसे वकील हैं जो हम लोग डे टू डे का फीस नहीं लेते हैं।
हम लोग लेते हैं कि भाई आप हमारे पास आए हैं तो आपका ये फीस है और हम आपका काम करके देंगे। अब आप डे टू डे वाले के पास जाएंगे तो हो सकता है किसी को ऐसी एक्सपीरियंस हुई हुई हो, सबका अलग अलग अपना एक्सपीरियंस होता है। आप किस वकील के पास जाते, बट मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं, टिप्पणी नहीं दूंगी। ये समुदाय है, वकील जो होते हैं सब अपना काम कर रहे होते हैं। और देखिए, केस को लंबा खींचने, जो केस जो लंबा खींचते हैं उसके पीछे कई कारण होते हैं। सिर्फ यही कारण नहीं होता है कि वकील टाइम लेते हैं। कई बार सरकार है, सरकार के भी होते हैं जिनको पक्ष रखना जरूरी होता है। तो जैसे आप पहले दिन में कोई कोर्ट में आप मामला लेके जाते हैं तो कोर्ट बोलता है कि सरकार को देता है कि आप शपथ पत्र दायर करिए, जिसे हमने काउंटर एफिडेविट बोलते हैं। तो कोर्ट देता है 4 हफ्ते का टाइम। अब सरकार 4 हफ्ते में काउंटर फाइल नहीं करती है, वो लेती है तारीख, फिर उसके बाद तारीख, फिर तारीख, फिर तारीख। हाँ, जो सनी देओल वाला तारीख पे तारीख, तो वो कहीं से कहीं वहां पे फिर शिफ्ट होता है। तो ये सिर्फ वकीलों की बात नहीं है, सरकार से भी एक होता है। हमें होना चाहिए कि भाई अगर आपको कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम दिया है तो आप 4 हफ्तों में काउंटर फाइल करिए, ताकि आगे की प्रक्रिया हम लोग कर सके। तो बहुत सारी वजह होती है जिसकी वजह से टाइम लिया जाता है। फिर आप ये देखिए कि जजेस की जो संख्या है, आज के टाइम में जजेस की संख्या, जो लॉयर जज रेशियो है, वो भी काफी कम है। तो उस वजह से भी तारीख लंबी पड़ जाती है। उसके बाद आप मान लीजिए अगर आपने कुछ किया तो कभी कभार क्लाइंट्स ही बोल देते हैं कि नहीं मैडम, अभी हम लोग को लगता है कि हम लोग इस चीज को मतलब सेटलमेंट में आ रहे हैं, तो आप, तो बहुत सारी वजह से टाइम लिया जाता है। न सिर्फ वकील की नहीं होती है बात कि वो जाके टाइम ले लेते हैं, लेकिन अब मान लीजिए कोई मैटर कॉम्प्लिकेटेड है तो जज भी ह्यूमंस होते हैं, उनको भी समझने के लिए थोड़ा सा होता है कि भाई ठीक है, इसमें अच्छे से बहस सुन के हम एक अच्छा ऑर्डर पास करें। तो वही सब वजह से आपको टाइम जरूर खिंचता है, लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे कि टाइम लेते हैं लेकिन जस्टिस जरूर मिलता है। अपराजिता जी ने कहा कि यहाँ पर जस्टिस जरूर मिलता है। इन्होंने ये कहा कि हर वकील एक जैसा नहीं होता है। व्यक्तिगत जीवन में आपने बताया कि आप बहुत बोल्ड रही हैं, बचपन से ही इन्होंने बोलना सीखा, सवाल करना सीखा। जब आप बुलंद होकर कोई बात उठाती हैं ना, दोस्त कम बनते हैं, दुश्मन ज्यादा बनते हैं। अपराजिता के दुश्मन हैं या उन्हें नापसंद करने वाले लोग हैं उनकी, खास तौर पर उनकी ये जो सवाल उठाने वाले जो अंदाज हैं उसके। देखिए, ना मेरे दुश्मन है ना मेरे दोस्त हैं। मेरी दोस्ती सिर्फ मेरे काम से रही है। मैं हमेशा जानती हूँ कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप इस सोसाइटी को कुछ दे पाएंगे। तो मेरा हमेशा से रहा है कि अगर मैं कोई चीज़ में घुस जाती हूँ तो मैं उसी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेती हूँ। आज के टाइम में आप कुछ भी करिए, दुश्मन बनेंगे ही। कुछ भी करिए, दोस्त चलते चलते राह में जुड़ते जाते हैं। तो मैं कभी किसी को एक दोस्ती या दुश्मनी के लहजे से नहीं देखती हूँ। हाँ, अपना ज़रूर काम करते रहती हूँ। एंड जैसे कहते हैं, वर्क इज़ वर्शिप, फॉर मी इट हैज़ ऑलवेज बीन वर्क इज़ वर्शिप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी सवाल यही रहेगा कि कानून के पक्षधर होने के नाते क्या चाहती हैं कि कोई और बदलाव हो, या फिर महिलाओं को लेकर पुरुष अक्सर ये कहा करते हैं कि महिलाओं को बड़ा जल्दी इंसाफ मिल जाता है, हमारी कोई सुनता क्यों नहीं, पुरुषों के लिए कोई लॉ क्यों नहीं लाया जाता है? नहीं, नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। काफ़ी डायनामिक्स बदले हैं। आज की डेट में आप देखिए, बहुत हमारे ही ऑफ़िस में मैंने ही वो केस लड़ा था, एक लैंडमार्क जजमेंट आया था नीरज कथूरिया करके, जहाँ पे मेंटेनेंस इतना हाई कर दिया गया था लोअर कोर्ट से कि हमने चैलेंज किया था कि आपको कोई भी चीज़ हो, एक पुरुष के नज़रिए से भी देखना पड़ेगा कि वो सक्षम है कि नहीं है उस मेंटेनेंस को देने के लिए। तो हमने, आज हम इक्वली दोनों का पक्ष रखते, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। उसमें वो केस हम जीते भी थे। कोर्ट ने उस अमाउंट को कम भी किया था कि नहीं, ये अमाउंट आप नहीं दे पाएंगे, तो वो कम भी किया था। तो ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट हुआ था, नीरज कथूरिया का जजमेंट जो हुआ था। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है, आज महिलाएं भी इतनी स्ट्रांग हो गई हैं, सक्षम हो गई हैं कि आज वो कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। और ये कहना बहुत ही गलत होगा कि महिलाओं को रिलीफ मिल जाता है और ये पुरुषों को नहीं मिलता है। अभी मुझे 12 साल, जैसे मैंने बताया, हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू नहीं खरीदी हूँ। मैं अभी भी अपनी छोटी गाड़ी में ही हूँ। तो इस वजह से ये बोलना गलत है कि महिला होने के चलते मेरी प्रैक्टिस चल पड़ी है और मैं एकदम बहुत अच्छी यहाँ की टॉप लॉयर हो गई हूँ। नहीं, मैं बहुत मेहनत करके जहाँ भी हूँ अपनी मेहनत से आई हूँ, कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, आगे भी करती रहूंगी। और मुझे भी उतनी ही कठिनाई देखनी पड़ती है जितना एक मेरे पुरुष काउंटर पार्ट को देखनी पड़ती है। लेकिन हाँ, गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। और महिलाओं को स्पेशली मेरा मैसेज रहेगा कि आप बाहर निकलिए, आप आइए इस प्रोफेशन में। अगर आप जुड़ना चाहती, ज़रूर जुड़िए। टाइम लगेगा, लेकिन आप अपने मुकाम तक ज़रूर पहुंचेंगे।
यू सो मच। ये थी अपराजिता भारद्वाज, जिन्होंने हर सवाल का बड़े ही बेबाक अंदाज से जवाब दिया है और कहा है पुरुष हो या महिला, कानून के लिए सब बराबर है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन कौशल के साथ मैं निशा मिश्रा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।